नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आज हम अध्याय भारत में संवैधानिक विकास में जिन अधिनियमों को जान रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। इससे पूर्व हमने 1909 का भारत परिषद अधिनियम जाना है, जिसमें कि हमने महत्वपूर्ण रूप से जिस प्रावधान को जाना जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, पृथक निर्वाचन मंडल को मुस्लिमों के लिए स्थापित किया गया। तो इस समय के बाद यानी 1909 के अधिनियम के पश्चात 1919 में एक और अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919। आज हम उसी के प्रावधानों को जानेंगे। इसके प्रावधानों को जानने से पूर्व हम 1909 से और 1919 के मध्य जो कुछ गतिविधियां भारत में हुई और इन गतिविधियों के चलते भी जो 1919 के प्रावधान हैं वे प्रभावित हुए हैं और 1919 के प्रावधानों से भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार कर रही है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कि वह अपने हित को और अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए भी इस सब के साथ उसे भी स्थापित करना चाहती है, अपने लाभ को भी अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहती हैं। तो भारतीयों की जो सब गतिविधियां हैं उन्हें भी संतुष्ट करना है और साथ में अपने जो हित हैं, ब्रिटेन के जो हित हैं उन्हें भी जो है इसके माध्यम से स्थापित करना है। तो इस प्रकार से 1919 का एक और अधिनियम भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे 1919 के इस भारत सरकार अधिनियम से पूर्व और इस समय पर क्या कुछ गतिविधियां भारत में हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि 1909 के अधिनियम के पश्चात अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1909 के अधिनियम के दोषों को जान रहे हैं और असंतुष्ट। अब देखें, धीरे धीरे 1909 के अधिनियम की जो कुछ कमियां हैं वे अब जो हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे दलों के सामने आने लगी हैं और वे धीरे धीरे अब असंतुष्ट होने लगे हैं। तो उन्हें पुनः अब संतुष्ट करना है, इसके लिए 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया जाएगा। इसके अलावा देखें, यहाँ पर युद्ध की स्थिति हम जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के मध्य हुआ, उस युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है। तो इस दरमियान ये युद्ध भी हो रहा है और यूरोप में स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन हमेशा से चाह रहा है कि भारत को अपने सहयोग में रखा जाए, भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए। इसके अलावा 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा भारत के डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में, तो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने के संदर्भ में मॉन्टेग्यू जो कि भारत सचिव हैं इस समय पर, उनके द्वारा घोषणा की जा रही है। इस पर ये एक बात कहते हैं कि हम भारतीयों को उत्तरदायी सरकार देंगे, उत्तरदायी सरकार देंगे या उत्तरदायी शासन हम भारतीयों को देंगे। उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम देंगे। वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार के उत्तरदायी शासन है, भारतीयों को भारत में किस स्तर तक, किस दायरे तक शासन करने की छूट दी जाएगी, ये तय करेगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पर यह घोषणा भी की जा रही है। यहाँ पर इसके अलावा होम रूल आंदोलन जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया है, तो ये आंदोलन भी समय पर चलाया जा रहा है। इन सब तमाम गतिविधियों के चलते और भारतीयों के इसमें सक्रियता के चलते
1919 का भारत सरकार अधिनियम अब लाया जा रहा है इन सब स्थितियों के चलते, और इसमें कहीं ना कहीं इसके प्रावधानों में इन सब बातों को और भारतीयों में जो कुछ असंतोष है उसे संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब हम 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों को जानेंगे कि वे क्या प्रावधान थे जो इस अधिनियम में किए गए हैं। सबसे पहले तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। ये वही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। देखें, आज हम जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं केंद्र में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी केंद्र में 2 सदन होंगे। ये प्रावधान यहाँ किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि केंद्र में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था आज है उसका आरंभ यहाँ से हो रहा है। तो केंद्र में 2 सदन स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ 2 सदन होंगे। पहला जो सदन होगा वो उच्च सदन होगा और दूसरा जो सदन होगा वो निम्न सदन होगा। उच्च सदन राज्य परिषद होगी और निम्न सदन केंद्रीय परिषद होगी। इस प्रकार से 2 सदन होंगे। एक उच्च सदन, आज के समय पर हम उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन हम लोकसभा को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राज्य परिषद है और केंद्रीय परिषद है जो उच्च और निम्न सदन है। तो यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में स्थापित की जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ। प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ। देखिए, ये द्वैध शासन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। द्वैध शासन हम पूर्व में भी जान चुके हैं जब हम क्लाइव को पढ़ते हैं, और क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करता है। यहाँ पर भी द्वैध शासन स्थापित किया जा रहा है। हालांकि इसके स्वरूप अलग है, लेकिन ये द्वैध शासन नाम वही है। तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया जा रहा है। इस द्वैध शासन का क्या स्वरूप था वो हम जानेंगे। ये द्वैध शासन जो ये शब्द है निकल कर आता है लियोनल कार्टिस नाम के एक लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक है डायार्की, उसी से निकलकर ये द्वैध शासन आता है। उनकी पुस्तक का नाम ही डायार्की है। तो लियोनल कार्टिस नाम के लेखक की वो पुस्तक है, वहीं से ये द्वैध शासन निकल कर आ रहा है। तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया जा रहा है। ये द्वैध शासन किस प्रकार का है? यहाँ पर अंग्रेजों ने प्रांतीय विषय जो कुछ हैं, प्रांतीय जो कुछ विषय थे, देखिए कुछ विषय तो यहाँ केंद्र के पास हैं, कुछ विषय जो प्रांतीय विषय हैं, प्रांतों के पास जो कुछ विषय हैं जिन्हें कि प्रांतीय विधान परिषद देख रही है, उन प्रांतीय विधान विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कुछ विषय होंगे उन्हें आरक्षित विषय कहा जाएगा, यानी इन्हें रिजर्व्ड आप कह सकते हैं, और कुछ विषय होंगे जिन्हें हस्तांतरित विषय कहा जाएगा। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय होंगे। आरक्षित विषय कौन विषय होंगे? वे विषय जिन पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद विधि बनाए। गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद इस पर विधि बनाएगी, और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद इन आरक्षित विषयों पर यानी रिजर्व्ड विषयों पर ये विधि बनाएंगे, और ये व्यवस्थापिका के प्रति यानी जो विधानसभा के अन्य सदस्य हैं या विधानसभा जो प्रांतों की है उसके प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है। तो इन विषयों पर ये बिल्कुल जो है अलग इनकी संस्था होगी। जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद है वही विधि बनाएगी, वही इस पर सब कुछ करेगी। इस पर व्यवस्थापिका किसी प्रकार का इनसे सवाल नहीं करेगी। अब कुछ विषय हस्तांतरित विषय हैं। देखिए, हस्तांतरित विषय वे विषय हैं, वे विषय जिन पर गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री विधि बनाएंगे
और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, देखिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये जो हस्तांतरित विषय हैं इस पर गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा है उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत जो कुछ मंत्री होंगे, मनोनीत जो कुछ सदस्य होंगे जिन्हें भारतीय मंत्री कहा जाएगा, वे गवर्नर जनरल के साथ मिलकर इन हस्तांतरित विषयों पर विधि बनाएंगे और ये जो हैं व्यवस्थापिका के प्रति यानी जो विधान परिषद है प्रांतीय, उसके प्रति जो है ये उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार से विषयों की दो अलग सूचियां प्रांतीय विषयों में ही अलग कर दिए गए। तो इस प्रकार के विषय अगर आप देखें तो आरक्षित विषयों में जो कुछ यहाँ पर इस सूची में जो कुछ विषय थे, महत्वपूर्ण विषय आरक्षित विषय में थे जिस पर कि गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी परिषद को विधि बनाने का अधिकार था। तो महत्वपूर्ण विषयों में जैसे वित्त, राजस्व, पुलिस, इस तरह के विषय आरक्षित विषय में थे। ये विषय आरक्षित विषयों की सूची में थी। इस पर गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ विधि बनाएंगे। हस्तांतरित विषयों में यदि आप यहां देखें तो यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, इस तरह के विषय हस्तांतरित विषयों में थे। अब आप देखें स्थानीय स्वशासन तो इनके पास है लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार से पुलिस नहीं है। इनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य तो है लेकिन इनके पास राजस्व है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों को बांटा गया। हालांकि यहाँ पर यह जरूर था कि भारतीय मंत्री अब यहाँ पर कुछ विषयों पर और कुछ विषयों को लेकर जो है कार्य कर रहे थे और उनके पास उनको लेकर कुछ अधिक अधिकार थे, लेकिन फिर भी अधिक मूल्य के जो विषय हैं वे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को सौंप दिए गए। तो ये प्रांतीय विषयों को इस प्रकार से यहाँ बांटा गया और यही द्वैध शासन है आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में। तो यही द्वैध शासन है, प्रांतों में द्वैध शासन इस प्रकार से यहाँ आरंभ किया गया। इसके पश्चात हम 1919 के भारत सरकार अधिनियम के जिस अगले प्रावधान को जान रहे हैं, देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण अगला प्रावधान है तीसरा प्रावधान, यह प्रावधान सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। यह सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल वही है जो कि 1909 के मौर्य मिंटो सुधार में हमने जाना था, पृथक निर्वाचन मंडल, जो मुस्लिमों के लिए तब तक था, लेकिन अब इसे और अधिक विस्तार किया गया और अब ये सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए और भारत में जो एंग्लो इंडियन हैं इन सब के लिए भी अब पृथक निर्वाचन मंडल होंगे। तो इनके लिए भी यह व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का इस प्रकार से विस्तार किया गया है। तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम में किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं को मत देने का अधिकार यहां प्राप्त हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण एक बिंदु है। हालांकि यह सीमित है लेकिन महिलाओं को भी मत देने का अधिकार यहां से आरंभ हो रहा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा यदि आप जानें तो इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान। देखिए इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया जा रहा है, यही 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। यदि आप इसमें जानें तो इसके बाद, हालांकि 1919 में इस संदर्भ में प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन ये इसके पश्चात 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट, 1924 में ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट दे रहा है, ली आयोग, और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठित हो रहा है। तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इस ली आयोग जो कि 1924 का है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर गठित हो रहा है।
तो 1919 में ये प्रावधान भी किया जा रहा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का। हालांकि ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में गठित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो भारत सचिव है और उसकी जो भारत परिषद है जो ब्रिटेन में 1858 से भारत के लिए कार्य कर रही है, उसके संदर्भ में भी कुछ बातें की जा रही हैं। वो बातें क्या हैं देखें। यहाँ पर भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम की गई। भारत परिषद कौन है? भारत सचिव की सलाह के लिए भारत परिषद थी, उसके सदस्यों की संख्या कम की गई। अब इनका वेतन ब्रिटिश सरकार देगी। अब इन्हें वेतन ब्रिटिश सरकार देगी, जो अब तक भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब इसे वेतन इनका जो है वो ब्रिटिश सरकार देगी। इसके अलावा भारत सचिव की शक्तियां कम की गई। यहां पर भारत सचिव की शक्तियों को भी कम किया गया और साथ ही एक हाई कमिश्नर यानी एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। एक उच्चायुक्त को यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है, एक हाई कमिश्नर को यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है, जो कि भारत सचिव की सलाह के लिए है। भारत सचिव की शक्तियों को कम किया जा रहा है और कुछ शक्तियां जो हैं इस हाई कमिश्नर को दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से एक उच्चायुक्त को भी यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में महत्वपूर्ण है। भारत परिषद के संदर्भ में भी ये बातें कुछ की गई हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। इससे पूर्व में हमने देखा कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और राज्य में द्वैध शासन यहाँ शुरू किया जा रहा है। राज्य में द्वैध शासन जो है यहाँ पर यानी 1919 में शुरू किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके बाद इसे 1935 में राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया जाता है। 1935 में प्रांतों को स्वायत्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया जाता है। तो वो हम आगे जानेंगे। ये कुछ बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इसमें एक और बात हम जोड़ सकते हैं। इसमें ये बात कही गई कि 10 वर्षों में इस भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो कुछ परिणाम इसके होंगे इन सब प्रावधानों के चलते, उन परिणामों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। और अगर आप देखें तो 10 वर्षों के पश्चात तो नहीं, लेकिन उससे पूर्व ही किन्हीं कारणों से, वो हम आगे जानेंगे, साइमन कमीशन को गठित किया जाता है। 1927 का साइमन कमीशन इसी के लिए था। यही ये प्रावधान किया गया कि 10 वर्षों में इसके प्रावधानों से जो कुछ परिणाम होंगे उनके जांच के लिए एक आयोग बैठाया जाएगा। 1927 का साइमन कमीशन वही है और 1927 के साइमन कमीशन की जो कुछ रिपोर्ट निकल कर आती हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर उसके पश्चात गोलमेज सम्मेलन होते हैं और गोलमेज सम्मेलनों के ही जो कुछ उससे निकल कर आता है, उससे ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार तैयार होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। यहीं से सब कुछ अब जो है साइमन कमीशन और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन और उसके पश्चात 1935 का भारत शासन अधिनियम का आधार तैयार हो रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस भारत सरकार अधिनियम के हैं। इन्हें आपको याद करना चाहिए, इन्हें आपको नोट करना चाहिए।